हिंदी और अनुवाद इस विषय पर जो श्रृंखला हमारी जारी है, उसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर अनुवाद अर्थात मशीनी अनुवाद पर। यह युग मशीनों का युग है। बहुत से कार्य हम अपनी दैनिकचर्या में जीवन शैली का हिस्सा बनाकर मशीनों के द्वारा, मशीनों की मदद से निष्पादित करते हैं, संपन्न करते हैं। आधुनिकता का एक लक्षण मशीनीकरण भी है, मशीनों का आगमन भी है। ये मशीन व्यक्ति के निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, कार्यक्षेत्र हो या अध्ययन क्षेत्र हो, उन सब में मशीन ने अपनी रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। काफ़ी हद तक ये साधन के रूप में मानव समुदाय के जीवन में प्रविष्ट हो गई है। इन मशीनों के बिना बहुत से कार्यों की परिकल्पना हम नहीं कर पाते। मशीनों से सुख सुविधाएं बढ़ी हैं और कार्य को गति भी प्राप्त हुई है। भाषा और मशीन का संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। भाषा के विस्तार की दृष्टि से, भाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से, भाषा की रचनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से और परस्पर आदान प्रदान की दृष्टि से मशीनों की भूमिका उल्लेखनीय हो गई है। अनुवाद के लिए भी हम बड़े स्तर पर मशीन जीवी होते जा रहे हैं। कंप्यूटर निश्चित रूप से अनुवाद के लिए आज एक वरदान बन रहा है, क्योंकि कंप्यूटर से अनुवाद यानी मशीन से अनुवाद ये एक बड़ी सुविधा, ये एक कार्य को गति देने का महत्वपूर्ण साधन बनकर हमारे बीच उपस्थित हो गया है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर भाषा के प्रयोग, अनुप्रयोग और अंतरण की दृष्टि से, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में यदि हमें किसी कथ्य को, किसी सामग्री को अंतरित करना है, उस पाठक वर्ग तक ले जाना है जो स्रोत भाषा से अनभिज्ञ है, अभिज्ञ है, तो वह भी इससे उपकृत होता है, लाभान्वित होता है। अनुवाद हम जानते हैं कि दो भाषाओं के बीच की एक रचना प्रक्रिया को द्योतित करने वाली विधा है। अनुवाद के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उद्घाटित करते हैं। अनुवाद से हमें अद्यतन, अधुनातन अनेक अनुशासनों की जानकारी प्राप्त होती है और अनुवादक के लिए दोनों भाषाओं का यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान यह तो अत्यंत आवश्यक है ही, साथ ही विषय और वस्तु जिसका अनुवाद किया जाना है, जिस अनुशासन से संबद्ध वह सामग्री है, उसका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हम सब इस बात को अनुभव करते हैं कि मूल भाषा की किसी भी सामग्री यानी स्रोत भाषा की किसी भी प्रकार की सामग्री को यदि अभिव्यक्त करना है और यथासंभव समान अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करनी है, तो इस स्रोत भाषा के कथ्य, उसकी सामग्री को लक्ष्य भाषा में यथारूप, समतुल्य, सममूल्य अंतरित करने की यह जो क्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, यह अनुवाद कहलाती है। और स्रोत भाषा की किसी भी ऐसी रचना को जिसका अनुवाद किया जाना हो, लक्ष्य भाषा में अंतरित किया जाना हो,
तो पाठक ये अपेक्षा करता है कि वह उस मूल भाषा में यानी स्रोत भाषा में उपलब्ध सामग्री का वही आनंद प्राप्त कर सके जो उस भाषा के पाठक, उस भाषा के प्रयोक्ता प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए अनुवादक लक्ष्य भाषा तक उस सामग्री का, उस वस्तु का, उस अनुशासन की विधा का अंतरण करते हुए मूलार्थ को अक्षुण्ण रखने की हर कोशिश, हर संभव प्रयत्न करता है। उसके समक्ष ये लक्ष्य होता है, ये चुनौती होती है कि स्रोत भाषा के कथ्य में न तो कुछ छूटना चाहिए, न कुछ जुड़ना चाहिए। वो जैसा है, जिस रूप में है, उसी रूप में लक्ष्य भाषा के पाठक तक पूरी जिम्मेदारी से, पूरे दायित्व से, पूरी गंभीरता से वह अंतरित होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। साहित्यिक अनुवाद में वो चाहे गद्य का हो या पद्य का, कविता का हो, हम जानते हैं कि उसमें शब्द की तीनों शक्तियां कारगर होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और साहित्यिक रचनाओं का आस्वादन कभी कभी अभिधा से होता है, कभी कभी लक्षणा से होता है, कभी कभी व्यंजना से होता है। काव्यशास्त्र कभी अभिधा को उत्तम काव्य बताता है और कभी व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त करने वाला साहित्य उसको उत्तम काव्य मानता है। रचनाकार अनेक बार जो बात अभिधा से नहीं कह पाता या नहीं कहना चाहता, वो कभी लक्षणा के आश्रय में जाता है और कभी व्यंजना के आश्रय में जाता है। इसलिए इन तीनों शब्द शक्तियों से जो अभिव्यक्ति होती है, उस अर्थ को ग्रहण करने का कार्य पाठक करता है और उसी अर्थ को ग्रहण करने की अपेक्षा अनुवाद का यानी अनुदित सामग्री का पाठक भी करता है। इसलिए लक्ष्य भाषा में किए गए उसके अनुवाद को पढ़कर वही अर्थ जो स्रोत भाषा में अभिधा, लक्षणा या व्यंजना से प्राप्त होता है, वही अर्थ उसे प्राप्त होना चाहिए। अब मशीन से या कंप्यूटर से भी यह अपेक्षा तो की जाती है कि जो स्रोत भाषा में भाषा के जितने भी अंग उपांग हैं, सौंदर्य उपस्थित या प्रस्तुत करने वाले साधन हैं, वो चाहे अलंकार हों, वो चाहे शब्द शक्तियां हों या तुक और तुकांत कविता की उपस्थिति के साधन हों, या इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो रस कविता को आनंद से जोड़ता है, आनंदानुभूति से जोड़ता है, तो रस का भी अंतरण, अलंकारों का भी अंतरण, अब करत करत अभ्यास के या कहत नटत रीझत खिजत, अब इनमें जो अलंकारिक सौंदर्य है, कहीं प्रस्तुत है, कहीं अप्रस्तुत है, कहीं अन्योक्ति है, कहीं समासोक्ति है, कहीं आनुप्रासिक सौंदर्य है, और ऐसे ही छांदिक सौंदर्य को देखें, कहीं दोहा है, कहीं चौपाई है। ये सब तो साहित्य के संदर्भ में, कविता या गद्य की विधाओं के संदर्भ में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। रचनाकार, कवि या गद्यकार सायासीन शक्तियों का प्रयोग करके अभीष्ट अर्थ को पाठक समुदाय तक संचरित करने का प्रयत्न करता है। तो क्या लक्ष्य भाषा में अंतरित करते समय अनुवादक को भी इन सभी बातों का, इन सभी भाषा के अंगों का, काव्य के अंगों के अंतरण का ध्यान रखना होता है? निश्चित रूप से अपेक्षा तो यही है, किंतु क्या मशीन भी यानी कंप्यूटर भी यह सब कर पाती है? यह एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या
हमारे सामने आती है। सामान्यतः 100% ऐसा नहीं हो पाता। मशीन की अपनी सीमाएं हैं, अपनी शक्तियां हैं, क्योंकि स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से जो अर्थ व्यक्त होता है वह लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति से व्यक्त होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से अपेक्षा यही है। लेकिन जब हम स्रोत भाषा के कथ्य और लक्ष्य भाषा में अनूदित कथ्य की तुलना करते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में दोनों में अंतर मिलता है। अनुवाद में एक बैक ट्रांसलेशन भी होता है, यानी हमने स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया। अब यदि हम लक्ष्य भाषा से पुनः स्रोत भाषा में अनुवाद करें तो निश्चित रूप से वह अनूदित सामग्री उस तरह की मूलवत यानी स्रोत भाषा में उपलब्ध सामग्री की तरह नहीं रहेगी, उसमें अंतर अवश्य आ जाएगा। ये अनुवाद की भाषाई संरचना की, व्याकरणिक व्यवस्था की कुछ सीमाएं हैं। इसलिए या तो अर्थ संकुचित हो जाता है या कुछ भिन्न हो जाता है, और दोनों भाषाओं की अभिव्यक्ति की इकाइयों में अंतर भी अवश्य आ जाता है, क्योंकि भाषिक इकाइयां जो हैं वो भले ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि हों, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि हों, लेकिन प्रकृति का, शैली का अंतर दोनों भाषाओं में, भाषाओं की संरचना में, भाषाओं के परिवेश में अवश्य होता है। प्रयोक्ता समुदाय की जो मानसिकता है, जो उसका मनोविज्ञान है, जो उसकी भाषाई मनोवैज्ञानिकता है, उसमें अंतर रहता है। इसलिए जो भाषाओं की विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे शब्द है, तो शब्द एक ही भाषा में पर्याय नहीं हो पाते। भले ही हम पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों की बात करते हों, लेकिन कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय सामान्यतः नहीं होता। कुछ अंतर छठा का, छवि का, अर्थ का वो रहता है। हम यथासंभव समतुल्य शब्द इसका चयन तो करते हैं, लेकिन यथासंभव जो है वो इस बात का द्योतक है कि वह किसी भी दूसरे शब्द को जब एक ही भाषा में बदल नहीं सकता, उसका स्थान नहीं ले सकता, तो किसी दूसरी भाषा में यह कैसे संभव हो सकता है। पद हो, पदबंध हो, वाक्यांश हो, उपवाक्य हो, वाक्य हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो। इसलिए यदि कॉट रेड हैंडेड होता है तो हिंदी में रंगे हाथों गिरफ्तार होता है। अब मशीन की ये सीमा है कि वह शब्द का अनुवाद तो करती है, हमने लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों शब्द उसे दे दिए, तो वो उनमें से शब्द का चयन करके प्रस्तुत तो कर देती है मशीन या कंप्यूटर। मुहावरों के समतुल्य मुहावरे या समभाव अभिव्यक्ति करने वाले मुहावरे, इसका निर्देश अनुवादक को, मशीन को देना पड़ता है। मशीन के पास वो विवेक नहीं है जो अनुवादक के पास या मनुष्य के पास है। इसलिए प्रसंग की सार्थकता, साहचर्य, यह उसे देखना होता है, और मशीन संदर्भ सापेक्षता का उतना ध्यान नहीं रख पाती जितना मनुष्य या मानव अनुवादक रख पाता है। इसीलिए दोनों समान नहीं हो पाते, अंतर आ जाता है। यही कारण है कि स्रोत भाषा में जो भी सामग्री उपलब्ध है, प्राप्त है, उसकी जब अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा में करनी हो तो हमें बहुत सारे संदर्भों का, अपेक्षाओं का ध्यान रखना होता है। विशेष रूप से उसके अर्थ पक्ष के तालमेल की चिंता हमें करनी होती है, क्योंकि मशीन उन छटाओं का आनुपातिक मिलन नहीं कर पाती। इस तालमेल के लिए अनुवादक को अपने विवेक, अपने अनुभव, अपने अभ्यास का उपयोग करना पड़ता है।
इसलिए लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की सामग्री को लाना हो तो अनेक बार चाहकर भी संभव नहीं हो पाता, तब हम उसके निकटस्थ अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये सीमाएं मानव अनुवादक के सामने भी रहती हैं, लेकिन मशीनी अनुवाद के लिए, कंप्यूटर अनुवाद के लिए या विभिन्न जो टूल्स हैं, साधन हैं, ऐप्स हैं, उनसे जो अनुवाद किया जा रहा है, उनमें ये सीमाएं निश्चित रूप से तुलना में अधिक रहती हैं। इसलिए वास्तविकता यह है कि अनुवाद में दोनों भाषाओं की समानता एक समझौता मात्र है। दोनों भाषाओं की शब्द संपदा, दोनों भाषाओं के अभिव्यक्ति कौशल के समस्त साधनों की तुलना अगर हम करें तो समानता नहीं रहेगी। उसमें भाषा का, प्रकृति का, परिवेश का, प्रयोक्ता समुदाय का, एक भाषाई मनोविज्ञान का अंतर तो रहता ही है। इसलिए अनुवादक मशीन से भी यह अपेक्षा करता है कि वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के निकट की अभिव्यक्ति का सृजन कर सके। तो समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना ही सफल, सार्थक और सुपठ्य हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है। तो मूल के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न, यही अनुवादक की सफलता का मूल मंत्र भी है। वह निष्ठा से एक प्रयत्न करता है। मशीन की सीमा यह है कि वह उपलब्ध सामग्री का रचनात्मक उपयोग करते हुए ही अनुवाद कर पाती है, लेकिन मनुष्य की शक्ति यह है कि वह अपने अनुभव से, अभ्यास से, अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, सामाजिकता और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुवाद की ओर अग्रसर होता है कि जिससे निहितार्थ का अनिष्ट ना हो, मूलार्थ अक्षुण्ण रहे और रचना और रचनाकार के मंतव्य की रक्षा हो सके, उसका प्रभाव भी कम ना हो। इसीलिए अनुवादक एक आदर्श, एक अच्छे, एक बोधगम्य, एक सरल, सहज अनुवाद की ओर अग्रसर होता है और अब मशीन से भी वह यही अपेक्षा करता है। इसलिए कंप्यूटर अनुवाद वास्तव में अनुवाद की प्रक्रिया के कुछ चरणों को हमारे सामने उद्घाटित करता है। उसमें स्रोत भाषा के पाठ के संप्रेष्य अर्थ को, जिस अर्थ का संप्रेषण करना है, कंप्यूटर प्रणाली के जरिए लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरित किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है। कंप्यूटर अनुवाद की प्रक्रिया मानव आश्रित मशीनी अनुवाद है, यानी मनुष्य पर, जो मानव अनुवादक है, मानवीय अनुवाद करने वाला अनुवादक है, वह उस पर निर्भर करता है, जिसमें अनुवाद की जाने वाली सामग्री को इनपुट के रूप में कंप्यूटर प्रणाली में फीड किया जाता है, डाला जाता है, और कंप्यूटर की भीतरी प्रणाली दोनों भाषाओं के संचित या संग्रहित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, अभिव्यक्तियों, पदनामों, विभागों के नामों, इन सब की व्याकरणिक कोटियों को, व्याकरणिक नियमों को केंद्र में रखकर, दृष्टि में रखकर उपयोग करते हुए मशीन स्वतः उस स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करती है। तो मशीन को हम एक प्रोग्राम दे देते हैं, मशीन को हम एक निर्देश दे देते हैं। उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो उसमें फीड किया गया है उसके आधार पर एक सटीक सार्थक आउटपुट दे, एक परिणाम उपलब्ध कराए। पर हम जानते हैं कि मशीन की अपनी सीमाएं तो हैं। मशीन से हम जितना आशान्वित होकर अपेक्षा करते हैं वो उतना कर नहीं पाती, क्योंकि उसके पास ईश्वर प्रदत्त मस्तिष्क नहीं है। उसके पास वो उतना अनुभव जो त्वरित गति से, तात्कालिक दृष्टि से निर्णय लेने या निर्णय बदलने का कार्य कर सके,
वो मशीन के पास नहीं होता। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली द्वारा अनुवाद की यह प्रक्रिया उतनी सहज होती नहीं है जितनी लगती है। मनुष्य द्वारा अपनी बौद्धिक शक्ति के उपयोग से तो यह संभव हो पाता है, क्योंकि मानव के पास त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता है। उसका भाषा के अध्ययन का, पठन, पाठन, श्रवण, लेखन, इसका एक सुदीर्घ अनुभव होता है। उसका दोनों भाषाओं पर आधिकारिक ज्ञान भी होता है। अपेक्षा भी यही रहती है कि भाषाई ज्ञान भी हो और सामग्री की, विषय की विशेषज्ञता यह भी उसके पास हो। इसीलिए विधि का अनुवाद विधिवेत्ता ही कर सकता है। इसीलिए इंजीनियरिंग का, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का अनुवाद उस विषय में जिनकी महारत है, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो कर सकते हैं। तो अनुवाद मूल रूप से एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसका स्थान कोई मशीन या कोई कंप्यूटर वस्तुतः ले तो नहीं सकता। लेकिन अब हमें अगर गति देनी है, प्रचुर मात्रा में जो सामग्री अनुद्य है उसका अनुवाद करना है, तो निश्चित रूप से हमें मशीन की शरण में जाना पड़ता है। जो आस्वाद मनुष्य के अपने हाथों में, अपने मस्तिष्क से कार्य करने में प्राप्त होता है, वह आस्वाद मशीन से प्राप्त नहीं होता। किंतु व्यस्तता के जीवन में, भागम भाग की दुनिया में, कार्याधिक्य के कारण हम यदि चाहते हैं कि गति आए, कार्य का निष्पादन शीघ्र हो, तो निश्चित रूप से हमें मशीन यानी साधनों की शरण में जाना पड़ता है। प्रत्येक भाषा और उसकी अर्थ अभिव्यक्ति, उसका प्रभाव जो उसके पाठकों के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है, वही प्रभाव लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचना चाहिए। यह अपेक्षा, यह प्रयत्न अनुवादक मशीन के संदर्भ में भी करता है, क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने वाला, मशीन को चलाने वाला, कंप्यूटर का ज्ञाता जो है, वह इस प्रकार की अपेक्षा करता है। इसलिए सामान्य या तकनीकी क्षेत्र में यह अनुवाद कार्य तुलना में अधिक सरल होता है, अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ शब्द प्रतिशब्द या शाब्दिक अनुवाद इसकी अपेक्षा भी होती है। तकनीक में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो पारिभाषिक शब्द हैं वो सुनिश्चित हैं। जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने बनाए हैं, वो शब्दावली हमने कंप्यूटर में उसकी स्मृति पटल पर हमने डाल दी है, फीड कर दिया है। और उससे अपेक्षा ये होती है कि उनमें से सटीक, सार्थक, समतुल्य शब्द का वो चयन करे, यानी शब्दावली का चयन करे, और फिर अनुवाद करते हुए उसे सहज सरल बनाता चले। किंतु साहित्यिक क्षेत्र में या सृजनात्मक क्षेत्र में या कविता, कहानी, नाटक आदि, उपन्यास आदि के क्षेत्र में यह दुस्साध्य हो जाता है। यानी क्रिएटिविटी जहाँ होती है, सृजनात्मकता जहाँ होती है, वहाँ मशीन से उस रचना धर्मिता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए साहित्यिक क्षेत्र में शब्दों का चुनाव अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। उसमें प्रयुक्त शब्द कोशीय या सामान्य अर्थ के अतिरिक्त अपनी ध्वनि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से भी चुनने पड़ते हैं, उनका प्रयोग करना पड़ता है और उन्हें अपेक्षित संदर्भ सापेक्ष अर्थवत्ता प्रदान करनी पड़ती है, जो मशीन के लिए थोड़ी चुनौती है और कठिन है। जैसे उदाहरण के लिए, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी का अनुवाद अगर मनुष्य करेगा, मनुष्य अनुवादक करेगा, तो मनुष्य अपनी संगत से पहचाना जाता है, ये अनुवाद करेगा। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। जबकि यही अनुवाद यदि कंप्यूटर से करवाया जाएगा, मशीन से करवाया जाएगा, तो हो सकता है कि वह इसका कंपनी शब्द का जो अनुवाद है या शब्द के प्रतिशब्द का चयन है, वो संगत अर्थ न कर पाए और वह इसे कंपनी अर्थ भी उतना ही स्वीकार कर ले। तो मनुष्य ही अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, ऐसा अनुवाद भी वो कर सकती है मशीन। लेकिन अपनी संगति से, अपने मित्रों से पहचाना जाता है, इस तरह के अनुवाद मनुष्य का विवेक ही कर पाता है। तो मित्रों,
इस तरह हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर अनुवाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुशासन है, लेकिन इसके लिए बहुत सावधानियां अनुवादक को बरतनी होती हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।